प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 विषय साइंस हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो आज आपका हुआ है उसके प्रश्नोत्तर को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र का हल। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा है, तापमान के बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना बढ़ेगी। तो प्यारे बच्चों, पहले के अंदर संपीड़न दे दिया, ये नहीं हो सकती। प्रसारण और वाष्पीकरण तो होगा। वाष्पीकरण गैसों का स्पीडन घुलनशीलता, तो यहाँ पर भी संपीड़न गलत हो गया। तो तीसरा ऑप्शन जो है वाष्पीकरण, प्रसारण, गैसों का फैलाव, ये तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, एक आदमी पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चलता है तो नाव किनारे से दूर चली जाएगी, सीधी सी बात है। इसके बाद में टिंचर आयोडीन में विलय और विलायक ज्ञात कीजिए। तो आयोडीन विलय होती है और एल्कोहल विलायक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रक में छड़नुमा आकृति क्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों से कहते हैं गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर जो छड़नुमा आकृति होती है वो गुणसूत्र होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। सबसे बड़ी कोशिका स्तुर्मुर्ग का अंडा होता है। प्रश्न नंबर 6 में है, खालिस्तान उत्तक वर्गीय नलिका लाल ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करते हैं। तो इसमें घनाकार एपिथेलियम आएगा। इसके बाद में निक्षेपण किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस बिना द्रव में आए सीधा ठोस में बदल जाती है, निक्षेपण कहते हैं। एपिडर्मिस का क्या कार्य है। तो यह जल की हानि कम करके पौधों की रक्षा करता है। इसके बाद में अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से ग्रहण करता है। अमीबा की कोशिका झिल्ली लचीली होती है जिससे कूटपाद का निर्माण कर भोजन को पकड़ता है तथा शरीर के अंदर खाद्य रिक्तिका रसदानी में डाल देता है, जहां एंजाइम भोजन को पाचित कर देते हैं। पाचित भोजन निकटवर्ती कोशिका द्रव्य द्वारा अवशोषित हो जाता है, बिना पचा खाद्य रिक्तिका की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को पानी पर तैरते हुए देखा होगा, समझाइए क्यों। द्रव पानी से बर्फ बनते समय बर्फ के कणों के बीच खालिस्तान रह जाता है जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है और घनत्व पानी से कम हो जाता है, तो बर्फ जल पर ठोस होते हुए भी तैरती है। इसके बाद में आगे है, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि एक समान त्वरण से गति में है, वह असमान त्वरण से गति में है। तो बिल्कुल आसान है। नंबर 1, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ता या घटता है तो वस्तु एक समान त्वरण से गति में कहलाती है। उदाहरण, सीधी सड़क पर चलती कार। दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा, जब वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटे या घटता और न बढ़ता हो, वो क्या होगा, असमान त्वरण से गति में होगा। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 12, उन अंगकों के नाम बताएं जो नीचे लिखे गए कार्यों को दर्शाते हैं। तो कोशिका का परिवहन नलिका अंतःद्रव्य जालिका को कहा जाता है, ईआर को कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। कोशिका की पैकिंग और प्रेषण इकाई गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण कहते हैं। कोशिका की संग्राहक थैली जो है वो रसदानियों को कहते हैं। जीवद्रव्य कुंचन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जब का पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होती है तो कोशिका के अंदर का पदार्थ झिल्ली संकुचित हो जाती है, जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। इसके बाद है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, जब विराम अवस्था में गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों। तो इसमें जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो बस के साथ हमारे शरीर का निचला हिस्सा बस के साथ रुक जाता है, ऊपरी हिस्सा जड़ता के कारण गतिशील रहना चाहता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसी प्रकार जब विराम अवस्था से गतिशील तो निचला हिस्सा गतिशील हो जाता है, ऊपरी हिस्सा विराम में रहने के कारण हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसके बाद में दूसरा है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम संवेग से गणना करें। तो यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है, वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग u 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग 8 मीटर प्रति सेकंड, समय t 6 सेकंड। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा mu, अंतिम वेग mv। तो यहाँ पर गुना ही करना है, पहले का 500 आ जाएगा, दूसरे का 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इसके बाद में आगे है, 9.6 मीटर ऊंचे की मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसके अंतिम वेग की गणना करें। तो यहाँ पर देखो, प्रारंभिक वेग u 0 हो जाएगा, उसका अंतिम वेग निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई 19.6 दी हुई है और यहाँ पर एक ही जगह गुरुत्वीय त्वरण लेना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2GS से यहाँ पर निकल जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस
u0 है तो 0 स्क्वायर, तो इनके मान भर देंगे। 2 गुणा में जी का मान 9.8, एस जो है ऊंचाई है 19.6, तो हल करने पर इसका क्या आ जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद में है इसी का दूसरा भाग, एक पतली था मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? तो इसको मैं यहाँ बोल के बता देता हूँ, मैं लिखना भूल गया। क्योंकि पतली था मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि डोरी जितनी पतली होगी उतना ही क्षेत्रफल कम होगा, और क्षेत्रफल कम होने से दाब बढ़ेगा, तो बैग को उठाना कठिन होगा। आगे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक क्या है? तो इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा हुआ आगे। विषव का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। वह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश लगता है। तो यहाँ पर मैंने किया, इसका अथवा भी मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अथवा में आपसे पूछा गया है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करना है। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है, सूर्य का द्रव्यमान दिया है, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है। तो फॉर्मूला लगा के यहाँ पर हम इसको कर लेंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान ME यानी मास ऑफ अर्थ 6 गुणा में 10 की पावर 24 किलोग्राम। सूर्य का द्रव्यमान मास ऑफ सन 2 गुणा में 10 की पावर 30 किलोग्राम। जी का मान हमें पता है 6.67 गुणा में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। डी बराबर 1.5 गुणा में 10 की पावर 11। इस फॉर्मूले में भरने के बाद जब निकालते हैं तो आ जाता है 3.56 गुणा में 10 की पावर 22 न्यूटन। तो इसी का दूसरा भाग है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या, इसके अनुप्रयोग भी लिखें। तो इसको मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में या पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, यह आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। अनुप्रयोग क्या है, उपयोग क्या है? इस सिद्धांत पर जलयान व पनडुब्बियों के डिजाइन बनाए जाते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर भी इसी सिद्धांत पर बनाया गया है। इसके बाद में आगे चलते हैं। रेखित अरेखित कौड़िक पेशी के कार्य तथा शरीर में उसकी स्थिति के आधार पर उनमें अंतर स्पष्ट करें। न्यूरॉन का चित्र बनाए, तो न्यूरॉन का चित्र मैंने यहाँ पर नीचे बना रखा है और उत्तर इनके मैंने आगे लिखते हैं। कार्य, रेखित पेशी हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है, ये पेशियाँ हमारे हाथ व पैर में पाई जाती है। अरेखित पेशी, ये पेशियाँ अनैच्छिक पेशियाँ जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, हमारी आँख की पलक मूत्रवाहिनी में पाई जाती हैं। कौड़िक पेशी हृदय की पेशियाँ हैं, जीवन भर संकुचन एवं लयबद्ध प्रसार करती रहती हैं। इसके बाद में इसी का अथवा दिया हुआ है, जटिल उत्तक किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर किसी उत्तक का निर्माण करती है, जटिल उत्तक कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम, यह जाइलम एक सवन उत्तक है, यह जल उसमें घुले लवणों के जड़ से प्रो के भाग पत्ते तक पहुंचाता है। इस उत्तक की सभी कोशिकाएं मृत मोटी भित्ति वाली व लिग्निन युक्त होती हैं। यह उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, दारू या काष्ठ मृदोतक, काष्ठ तंतु। फ्लोएम, यह एक जीवित समन्वतक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से तैयार मंड को एक पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह भी 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है, चालनी नलिकाएं, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम तंतु। तो आज का ये था पेपर जिसका हल हमने यहाँ पर देख लिया है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।